तो दोस्तों मैं निशांत पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एकेडमिक सक्सेस विद निशांत में। आगे देखते हैं आज कि कल के दिनों से पुरापाषाण कालीन औजार के अलावा मध्य पाषाण कालीन युग से संबंधित भारत में से कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से अलग अलग विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक सामग्रियां प्राप्त हुई है। तो उसमें देखते हैं सर्वप्रथम अतिरिपक्कम नामक जगह से पुरापाषाण कालीन युगीन औजार प्राप्त हुए। दूसरा है अजमेर के बूढ़ा पुष्कर झील से, और अजमेर राजस्थान के ही एक अन्य जगह है जैसलमेर से, वहाँ से भी प्राप्ति हुई है। तो ये दो नाम ही सिर्फ याद रखना काफ़ी होगा। आगे देखते हैं कि निवासा से एच.डी. संकलिया ने पृथक अस्तर विन्यास के संदर्भ में मध्यपाषाण कालीन सामग्रियाँ प्राप्त की। तो ये जानना जरूरी है कि अस्तर विन्यास क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मिट्टी की खुदाई के बाद हर 10 या 15 साल पर लगभग एक नया लेयर बन जाता है, एक नया परत बन जाता है। तो कोई संस्कृति अगर किसी एक जगह पे रहती है तो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, तो उसके अवशेष भी वो उस जगह की खुदाई करने के बाद हर एक स्ट्राटा में, हर मिट्टी के हर एक लेयर में जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं उसकी अवधि भी पुरानी होती चली जाती है। और इससे ये पता चलता है कि नीचे की ओर खुदाई करने पर कि उससे पहले की भी संस्कृति कोई वहाँ पे बसी हुई थी, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो या धोलावीरा हो, लोथल हो इत्यादि जगह। तो अस्तर विन्यास का क्या अर्थ है ये जानना जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से लेवला तकनीक, ये लेवला तकनीक क्या है। तो पत्थरों को तराशने का एक तरीका था जो कि पुरापाषाण कालीन संबंधी आदि मानवों के द्वारा इसको उपयोग किया जाता था। ये पेरिस के नज़दीक मिला था। लेवेलोस की तकनीक से संबंधित ये औजार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पत्थरों के एक हिस्से को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद उसे तराश करके कछुए की आकृति जैसा वैसे रूप दिया गया, जिसे आप कह सकते हैं यहाँ पे कच्छप या लेवला तकनीक। और आगे देखते हैं कि इसका समय बताया गया है लगभग 45,000 वर्ष पहले। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि ये जो समय दिया गया है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और ये भी चूँकि ये पेरिस में खोज किया गया था। तो बस एक नज़र आप डाल सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और आगे देखते हैं कि विशाखापत्तनम के तटीय क्षेत्र में क्वार्ट्ज चट और क्वार्ट्ज का प्रयोग किया गया है, और अनेक स्थानों से लेवला तकनीक और के भी औजार बनने के लिए मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत में वो कौन कौन से जगह हैं जहाँ से लेवला तकनीक से संबंधित औजार मिले हैं, और क्वार्ट्ज संबंधी और पत्थर के औजार संबंधी। तो वो है विशाखापत्तनम का क्षेत्र, और कुडप्पा जिले के नज़दीक भी है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, नंदीपल्ली तटीय क्षेत्र के पास। और आगे देखते हैं कि उच्च पुरापाषाण कालीन युगी संबंधी पुरा स्थल क्या थे। तो आप देख सकते हैं नीचे में इतने प्रकार के औजार बनाए गए हैं। सोन नदी घाटी, यह यहाँ पे 14 कार्बन डेटिंग के माध्यम से ये पता किया गया। तो यहाँ से जो औजार मिले वो 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पुरापाषाण कालीन संबंधित जो अलग अलग समय दिए गए हैं कि पुरापाषाण कालीन संबंधित 1.5 लाख से लेके 42 से 40,000 वर्ष तक था, मध्यपाषाण काल 40,000 से लेके 12,000 तक, और 12,000 से 6,000 तक नवपाषाण काल। तो आप देखेंगे कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग हिसाब से कालखंडों को नामित किया है, परंतु एक एवरेज अवधि है जिसे याद रखना आवश्यक है। रामशरण शर्मा की किताब हम लोग जब देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से वो यहाँ पे उपिंदर सिंह से मतों से थोड़ा सा डिफर होते हैं। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है एक अगर ये कहा जाए कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, परंतु रिसर्च के हिसाब से अगर देखा जाए या जिसको जेआरएफ अगर जिसके दृष्टि में हो, तो चूँकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है इसलिए ये छोटे छोटे फैक्ट भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देखते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से सोन नदी घाटी जो कि कार्बन 14 डेटिंग पर आधारित है, यहाँ से 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व संबंधित जो पत्थर के औजार प्राप्त हुए उससे संबंधित ये काल से संबंधित था। और मेहता खेरी से शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त हुए। तो आप याद रखिएगा ये नाम कि मेहता खेरी से शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त हुए, मेहता खेरी। और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से भी औजार प्राप्त हुए हैं। और नीचे देखते हैं कि राजस्थान के थार क्षेत्र से उच्च पुरापाषाण कालीन वस्तुएं की प्राप्ति हुई है जिसकी संख्या बहुत कम है। बूढ़ा पुष्कर झील का दोबारा नाम आ रहा है यहाँ पे, तो इस झील का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। और बेलन घाटी में स्थित चौपानी मंडल से भी कुछ पुरापाषाण कालीन संबंधित औजार मिले हैं, और वहाँ से नवपाषाण कालीन तक औजार भी मिलते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है। बेलन घाटी से क्या महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पे
भेड़ बकरियों की हड्डी मिली है, जबकि भेड़ बकरियां स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है। तो पशुओं को पालने का और चराने का ये जो प्रमाण मिला है, जो उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है, तो ये जगह कहाँ पे है? बेलन घाटी। तो आज की आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। और देख सकते हैं सोन नदी घाटी भी कहाँ है? तो ये भी आज की आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ती है। और बागोर का हम लोगों ने पहले ही अध्ययन किया है। आगे देखते हैं कि किस प्रकार से उच्च पूरा पाषाणकालीन औजार यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एच.डी. संकलिया का नाम हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कौन से भारत के पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने भारत पूरा पाषाणकालीन संबंधित विभिन्न औजारों का अध्ययन किया था, विस्तृत अध्ययन किया था। तो उसमें एच.डी. संकलिया का नाम आता है। और ये इतने प्रकार के आप देख सकते हैं पत्थर के औजार। और झारखंड के छोटा नागपुर और राजमहल क्षेत्र से भी उच्च पूरा पाषाणकालीन संबंधी औजार प्राप्त होते हैं। और हम लोग बिहार के मुंगेर जिला स्थित पैसरा स्थल का भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। और देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का भी यहाँ पे नाम दिया गया है, पश्चिम बंगाल। और ये यहाँ पे असम से संबंधित भी जगह का नाम दिया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और मुछुतला चिंतामणि गवी, ये दो नाम आप लोग जरूर याद रखें कि आंध्र प्रदेश की ये कौन से जगह है, कुर्नूल और मुछुतला चिंतामणि गवी। तो ये दोनों जगह इसलिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम लोग अशोक मौर्य वंश का अध्ययन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि अशोक के द्वारा जो दो पत्थरों से संबंधित जो उसके द्वारा औजार जो उसके द्वारा पूरा जो उसके द्वारा अशोक के द्वारा जो स्मारक संबंधित अभिलेख संबंधित जो स्मारक बनाए गए थे वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, कुर्नूल और मुछुतला चिंतामणि गवी से। और आगे हम लोग देखते हैं कि पूरा पाषाणकालीन और संप्रदाय से संबंधित क्या है चीज़ें। इस शैल चित्रों में पेट्रोग्लिफिक नाम आता है। तो ये पेट्रोग्लिफ क्या है? तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कि पत्थरों के ऊपर जो चित्रकला तैयार की जाती थी, जो पत्थरों को रगड़ रगड़ के बनाया जाता था चित्रकला, उससे पेट्रोग्लिफ नाम दिया गया। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मुकुटमणिपुर से, जो आज के आधुनिक पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और आगे देखते हैं कि कुर्नूल जिला से क्या प्राप्त हुआ? तो जानवरों के दांतों में छिद्र पाया गया है और वहाँ जिससे आभूषण तैयार किया जाता था और जो चेल्सिडोनी का बना होता था। और आज के आधुनिक इलाहाबाद के क्षेत्र जो मैहर क्षेत्र आता है, जो अपनी धार्मिक मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ से चूना पत्थर और असूलियन परिस्थिति संबंधित जो औजार प्राप्त हुए वो भी यहाँ से प्राप्त हुए। और पाटने से शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त हुए। तो ये आप लोग ये नाम भी याद रखिएगा, पाटने से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडे। शुतुरमुर्ग के अंडे से संबंधित ये मानक हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रामनगर से और भीमबेटका से, पाटने से, चंद्रसेल से, भोपाल और भोपाल से। तो ये इतने प्रकार हैं, आप लोग इसको जरूर याद रखें कि महाराष्ट्र में पाटने हैं और राजस्थान मध्य प्रदेश से ये और राजस्थान के चंदे साल से इसकी प्राप्ति हुई है। शुतुरमुर्ग के अंडे संबंधित जो मानक प्राप्त हुए हैं। रामनगर जो आज के आधुनिक मध्य प्रदेश में है, वहाँ से मानव संबंधित चित्रांकन प्राप्त हुए हैं जो शुतुरमुर्ग के अंडों पर बनी हुई थी। और पाटन और भीमबेटका इसके विख्यात क्षेत्र हैं। तो पाटन और भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो पाटने तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये महाराष्ट्र में स्थित है, परंतु भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश संबंधित कौन कौन से जगह हुए जो शुतुरमुर्ग से अंडे से संबंधित है? तो वह है रामनगर, भीमबेटका। और चंद्रसाल कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान से, पाटने महाराष्ट्र से। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के बागौर नामक स्थल से पूरा पाषाणकालीन औजार की प्राप्ति हुई है, जिसका काल 9000 से 8000 साल दिया गया है। और आगे देखते हैं कि किस प्रकार से कैमूर पहाड़ियों में रहने वाले इसी क्षेत्र में कोल और बैगा जनजातियों के लोगों के द्वारा प्लेटफॉर्म और त्रिभुजाकार पत्थरों के ऊपर भी उपासना की जाती थी, जिसे मातृ देवी का प्रतीक समझा जा सकता है। तो ये बिहार पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और नेट के उद्देश्य से भी कि कैमूर जिला से क्या प्राप्त हुआ है? तो कैमूर से जो प्राप्त हुआ है कि कोल और बैगा जनजातियों के लोगों के द्वारा मातृ देवी की पूजा की जाती थी, पत्थरों के रूप में उनकी उपासना की जाती थी। आगे देखते हैं कि भीमबेटका और हुसंगी जैसे क्षेत्र से मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका और हुसंगी ये दोनों हम लोगों ने इसको देख चुका है पहले भी।
और आगे देखते हैं कि के पदैया रेड्डी ने होसंगी घाटी में रहने वाले निचले पुरापाषाणकालीन संबंधित औजार, संस्कृति और आवासीय और से संबंधित जीवन और संस्कृति से संबंधित अध्ययन किया था। तो कौन कौन से बीज इत्यादि प्राप्त हुए। तो ये सारे चीज़ हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है कि के पदैया रेड्डी के द्वारा होसंगी घाटी का अध्ययन किया गया। तो वो किससे संबंधित है, पुरापाषाणकालीन संबंधित। तो पुरापाषाणकालीन संबंधित दक्षिण भारत में भी थे और के पदैया रेड्डी ने इसका अध्ययन किया था कहाँ से, तो होसंगी घाटी से। आगे देखते हैं कि हगर गुडंगी के मध्य पुरापाषाणकालीन स्थल से जंगली मवेशियों की से हड्डियाँ प्राप्त हुई। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये आप सिर्फ याद रखेंगे कि हगर गुडंगी के मध्य हगर गुडंगी किस जगह से संबंधित है, तो कर्नाटक से संबंधित है। और किस लिए प्रसिद्ध है, तो मध्य पुरापाषाणकालीन संबंधित चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो नवपाषाणकालीन स्थित कोड़े काल में किससे संबंधित है, तो पुरापाषाण काल। आप जानते हैं कि आज के आधुनिक समय में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा जो प्राचीन समय था वो उसकी संस्कृति और उसकी चीज़ें आज भी जीवंत रूप में मौजूद है। आप कर्नाटक में बहुत सारा अभ्यारण्य और नेशनल पार्क देख सकते हैं। तो चूँकि वहाँ का फॉरेस्ट एरिया बहुत था, तो जो जीव जंतु पहले विद्यमान थे वो आज भी मौजूद हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से चीज़ों को पढ़ना, याद रखना कि कौन कौन से जीव थे, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उसके हिसाब से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये जीव आज भी प्रजाति जीवित है, ये पहले भी इस काल में थे, इसीलिए यहाँ पे इसीलिए मेरे हिसाब से इन चीज़ों को याद करना आवश्यक नहीं है। एक नज़र डाला जा सकता है कि उस समय जो चीज़ें, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उस पार्टिकुलर जगह से, वो अवशेष ये चीज़ थे। और मेरे हिसाब से विलुप्त होने वाली प्रजातियाँ बहुत ही कम है, रेयर बर्ड सब हैं, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चूँकि इतिहास में ये जो खोज की जाती हैं, जो वस्तुओं का नाम बताया जाता है, वो बहुत ही सेलेक्टेड होता है, कम होता है, बहुत जनरलाइज हो जाता है। और जब हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट हो गया। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इनको एक बार पढ़ लेना बहुत होगा, और उनको याद करना महत्वपूर्ण नहीं होता है। और सिर्फ ये याद रखना कि नवपाषाणकालीन संबंधित ये स्थल है, वो अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। होसंगी घाटी से क्या प्राप्त हुए, तो वनस्पति और जीव। और एम.एल. मूर्ति ने क्या खोज किया था, किसका जगह का खोज किया था, तो येरकुलु, ये नंदी, चेंचू, बोया इत्यादि। सिर्फ इतना ही याद रखना आवश्यक और काफ़ी होगा कि एम.एल. मूर्ति ने भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से संबंधित पुरापाषाणकालीन संबंधित औजारों का अध्ययन किया था। और उसके कौन कौन से जनजाति वहाँ पे बसते थे, तो गोंड और कोंडा रेड्डी, जो आज भी आधुनिक समय में मौजूद हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुरानी इतिहास जो है किस तरह से जीवंत है आज भी। और ये महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूर्वपाषाणकालीन, मध्यपाषाणकालीन युगीन स्थल जो है वो कौन कौन से हैं। तो लोटेश्वर और रतनपुरा, ये आज के रतनपुरा और लोटेश्वर आज के आधुनिक गुजरात के तटीय क्षेत्र के आसपास में पड़ते हैं। तापी नदी और आदमगढ़, जो कि आज के आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीमबेटका, ये भी मध्य प्रदेश। और नर्मदा, और ये नाम दिए गए हैं महादहा, महागरा, चौपानी मांडो, दमदमा, सराय नहर, लेखाकिया, ये नाम याद रखना आवश्यक है। ये चारों ये जो 6 जगह का नाम दिए गए हैं सभी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पैसरा जगह का दिया गया है, जो कि हम लोगों ने पहले ही देख चुका है कि मुंगेर के आसपास में स्थित है ये। और वीरभद्रपुरा, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो ये जगह का नाम आप याद रखना जरूर रखिएगा। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से दमदमा डी से है, सराय नहर एस से, महादहा और महागरा सब MM से है। तो और चौपानी मंडो जो है सी से है। तो आप याद रख सकते हैं CMMDS। और देख सकते हैं कि तेन मलाई, ये जो है वो तटीय क्षेत्र के है, भारत के दक्षिण पूर्वी पश्चिम और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है ये। आगे देखते हैं कि माइक्रोलिथ अर्थात जो सूक्ष्म पाषाणकालीन औजार हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये इतनी तरह की चीज़ें दी गई हैं, इतने प्रकार के माइक्रोलिथ वस्तुएं प्राप्त होती थी। जिसका खोज किसने किया था, तो HD संकलिया ने। पहले ऊपर भी हम लोगों ने देखा था कि मध्य पाषाण युग,
ये इससे क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं मध्य पाषाण काल युग भारत के कौन कौन सी जगह से प्राप्त हुई हैं। तो पश्चिम बंगाल के भानपुरा नामक पुरा स्थल के मिट्टी के सैंपल से इसका प्रभाव देख सकते हैं। हम लोगों ने पहले ही इसको देखा था। वीरभानपुरा जो पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम राजस्थान के डिडवाना नामक जगह से जो है मध्य पूरा पाषाण कालीन संबंधित औजारों की प्राप्ति हुई है। और नीचे ये नाम कुछ दिए गए हैं कि बागौर राजस्थान में है, वहाँ से मध्य पाषाण कालीन औजार की प्राप्ति हुई। उसकी अध्ययन किसने किया था? तो पीके थॉमस ने किया था। तिलवारा जो बाड़मेर जिला राजस्थान में पड़ता है, वो बीएन मिश्रा के अनुसार मध्य पूरा पाषाण कालीन संबंधित जो औजार यहाँ से ही प्राप्त हुए। तो तिलवारा कहाँ है? बाड़मेर राजस्थान। तिलवारा बाड़मेर और बागौर राजस्थान। और फिर है लंघनाज जो कि उत्तरी गुजरात में है, लंघनाज। और आगे है कि कनेवल जो उत्तरी गुजरात में है, और लोटेश्वर तथा रत्नपुरा गुजरात में है। आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। सराय नाहर महादहा और दमदमा उत्तर प्रदेश में, जिसका अध्ययन किसने किया था? तो यूसी चट्टोपाध्याय ने किया था। पीके थॉमस और जोवेलकर महोदय ने भी इसका अध्ययन किया था। तो आप ये देखिएगा, पूरे का अध्ययन कीजिएगा और गौर कीजिएगा, तो आप पाइएगा कि ये सारे जगह जो है मध्य पाषाण कालीन संबंधित है। और मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि यहाँ पे पशुपालन प्रारंभ हुआ पहली बार, और उसको डोमेस्टिकेशन अर्थात पशुओं को पालने के अलावा जो है पशु आखेट के ऊपर कम जोर दिया गया। और यहीं से नवपाषाण काल की जो है नींव पड़ती है। तो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा देन यही रहा है कि पशुपालन यहाँ से प्रारंभ हो गया। और भारत की ये प्रमुख नाम दिए गए हैं। बागौर जो राजस्थान में पड़ता है, तिलवारा ये भी राजस्थान के बाड़मेर जिला में, और लंघनाज जो उत्तरी गुजरात में है, और कनेवल जो उत्तरी गुजरात में है, लोटेश्वर और रत्नपुर और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में। आदम अर्थात बहुत पुरानतम कहाँ से है? मध्य प्रदेश में। और भीमबेटका ये भी मध्य प्रदेश में। तो भीम जो है बहुत ही शक्तिशाली थे। मध्य प्रदेश जो है भारत के सबसे बीच क्षेत्र में पड़ता है। तो भूकंप एवं अन्य सारी चीज़ों से यह जो है भारत के पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहता है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। सराय नाहर, महादहा और दमदमा, ये नाम हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो ये उत्तर प्रदेश में है, और चौपानी मंडो उत्तर प्रदेश में है। तो फिर आगे देखते हैं कि कब्र, जीवन निर्वाह और निवासीय प्रवृत्तियाँ। तो उमेश चट्टोपाध्याय ने जो यूपी पीसीएस का यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली हुई थी, इसमें ये सवाल पूछा गया था कि और नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है कि वो कौन से विद्वान है जो उत्तर प्रदेश में कब्र संबंधित स्थलों का उन्होंने खोज किया था, और साथ ही साथ वो कौन कौन से स्थल हैं जो अपने कब्रों के लिए जाने जाते हैं। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, सराय नाहर, महादहा और दमदमा। ये 3 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये तीनों जगह से ही कब्र की खुदाई हुई थी और उसका प्रमाण मिला। तो आप ये देख सकते हैं नीचे में कि किस प्रकार से महादहा और दमदमा से हिरणों की जातियों की प्राप्ति हुई। और महापाषाण कालीन जनसंख्या यहाँ पे निवास करती थी, महापाषाणीय। तो महापाषाणीय करने का अर्थ ये है कि ये लोग पत्थरों का इस्तेमाल अत्यधिक करते थे आखेट करने के लिए। और चट्टोपाध्याय ने इसका अध्ययन किया। और महादहा और दमदमा किस लिए प्रसिद्ध थे कि यहाँ चूहे इत्यादि बहुत अत्यधिक मात्रा में होते थे। और मृतकों के साथ कब्र की सामग्रियों में भी भिन्नता देखने की मिलती है। तो ये कहाँ से होती है? तो महादहा के आसपास से। महादहा किस लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत बड़े कब्रिस्तान के लिए यहाँ से गड्ढों और चूल्हों की प्राप्ति हुई है। तो ये याद बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि महादहा से क्या प्राप्त हुआ? तो गड्ढे और चूल्हों की प्राप्ति हुई है, साथ ही साथ कब्रों की प्राप्ति हुई है। और कितने संख्या है? ये 35 गड्ढे हैं। आगे देखते हैं कि यूसी चट्टोपाध्याय महोदय क्या कहते हैं कि ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से महादहा महापाषाणीय युगीन कब्र की ओर इशारा कर रही है। तो ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका में वाराह का चित्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये पेंटिंग का जो स्टाइल था वो कितना ज़्यादा डेवलप था। तो भारत के विकास में पेंटिंग का मानव
सभ्यता के विकास में पेंटिंग का बहुत बड़ा महत्व रहा है कि मनुष्य के द्वारा अपने हाव भाव को उकेरा गया प्रकृति के ऊपर, और किस प्रकार से मानव जब विकास कर रहा था तो प्रकृति का कितना बड़ा योगदान था। प्रकृति से सीख के वो उसको बाहर फिर से प्रकट करने की ये जो कला थी वो भीमबेटका से आई। तो यूपीएससी में बहुत बार भीमबेटका संबंधित सवाल पूछे भी गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भीमबेटका वाराह का चित्र भारत का सबसे पुरातनतम जगह जहाँ से पूरा पाषाणकालीन संबंधित चित्रों की प्राप्ति हुई है, और ये है पाटने जो महाराष्ट्र, जिसका अध्ययन हम लोगों ने पहले भी कर चुका है कि फाहियान लेना, बटाडोंबी लेना, बेली लेना इत्यादि जैसे स्थलों से माइक्रोलिथ संबंधित प्लेस्टोस्टीन काल के उत्तरार्ध से मिले हैं। तो ये महत्वपूर्ण है ये लाइन, इतना जाना है कि माइक्रोलिथ और पूरा माइक्रोलिथ यानी कि जो सूक्ष्म औजार थे पत्थरों के बने हुए, वो कहाँ से प्राप्त हुए। तो फायर लेना, बटाडोंबी लेना, बेली लेना श्रीलंका में है और पाटने महाराष्ट्र में है। फिर आगे देखते हैं कि मध्य पाषाणकालीन मृदभाट की प्राप्ति कहाँ से हुई। गुजरात के लंगनाज और मिर्ज़ापुर के कैमूर क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में भी है। तो ये फिर आगे देखते हैं कि पूर्वी राजस्थान के बागौर से मध्य प्रदेश मध्य पाषाणकालीन स्थित चैल्सोडूनी की उपलब्धता प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं कि मध्य पाषाण युग के अंतिम समय में तांबे के प्रमाण मिलते हैं, और भीमबेटका का समय यहाँ पे दिया गया है कि कब से कब तक का है। तो ये 6556 से लेके 6177। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पुराना समय जो पेंटिंग के लिए यहीं से स्टार्ट होता है, और मध्य पाषाणकालीन संबंधित जो जगह है इनका नाम दिया गया है, इनका काल दिया गया है। तो एक ओवरऑल आप जब एक टाइमिंग देखेंगे, टाइम फ्रेम देखेंगे, तो आप पाएंगे कि यह लगभग 10,000 ईस्वी से लेके 5,000 ईस्वी तक, 4,500 ईस्वी तक आती है। तो भीमबेटका बागौर जो राजस्थान में है, बाघोर ये जो मध्य प्रदेश में है, बागौर जो राजस्थान में है, सराय नाहर राय और पैसरा। तो नाम में कृपया करके कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर के जो दिए गए हैं मैप वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और महादहा में गोखुर झील के किनारे के बसा हुआ। तो महादहा किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे गोखुर झील के किनारे बसा हुआ। तो गोखुर से आप समझ सकते हैं कि गौ से के बनाए हुए जो पद चिन्ह जो थे उसे गोखुर कहा जाता था। तो यहाँ से महादहा से संबंधित है। और आप देख सकते हैं पेंटिंग यहाँ पे बनी हुई है कि बुल का पेंटिंग बना हुआ है। 60 जो ज्वारा जओरा से मिला है, और ये जओरा कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है, जो भीमबेटका के नज़दीक ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे पेंटिंग, और दमदमा साई नदी के एक छोटी धारा के संगम पर स्थित है। ये भी मध्य पाषाणकालीन संबंधित वस्तुओं की यहाँ से प्राप्ति हुई है। और आगे देखते हैं पैसरा जो महाराष्ट्र में है, ये 105 वर्ग मीटर का एक महापाषाणकालीन चबूतरा चिन्हित किया गया है यहाँ पर। और फिर आगे देखते हैं कि बागौर भीलवाड़ा पूर्वी राजस्थान, यहाँ से मध्य पाषाणकालीन युगीन औजारों की प्राप्ति हुई है। और ताम्र पाषाणकालीन युग का प्रारंभ कब से हुआ, तो ये 600 इसका कालखंड क्या है ताम्र पाषाण काल का, तो 2800 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में जो ताम्र पाषाण युग का काल है वो काल कौन कौन सा है। तो आप जानते होंगे कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता थी उसे भी ताम्र पाषाणकालीन युगीन नाम दिया गया, और उसका काल भी लगभग 3000 से लेके और 1600 ईसा पूर्व तक था। तो आप ये डेट जरूर याद रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ताम्र पाषाण। और उसके पहले क्या था, तो पूरा पाषाण काल, यानी पाषाण से संबंधित औजारों के माध्यम से इंसान अपना जीवन व्यतीत करता था। और देखते हैं आगे कि ताप्ती, नर्मदा और माही और साबरमती की घाटियों में भी सूक्ष्म पाषाण संबंधित औजारों की प्राप्ति हुई है। और आगे देखते हैं कि सोन घाटी का जो है वो कहाँ पे है, तो बाघोर। आप गौर कीजिएगा कि ये सोन घाटी का जो है बाघोर पूरा स्थल मध्य भारत की, यानी कि ये बाघोर जो है बाघओर, यानी कि ये मध्य प्रदेश में, और बाघओर ये कहाँ पे, राजस्थान में। तो यहाँ से भी पूरा पाषाणकालीन संबंधित औजार, और इसका अध्ययन हम लोगों ने पहले भी कर चुका है। महाराष्ट्र के दक्षिण में बेंगलुरु, कर्नाटक के निकट जलहल्ली और किबनहल्ली, आप देख सकते हैं जलहल्ली और किबनहल्ली, ये जो शब्द है वो कर्नाटक से संबंधित है। और यहाँ से पूरा पाषाणकालीन संबंधित औजारों की प्राप्ति हुई। गोवा तथा नागार्जुनी कुंडा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागार्जुन कुंडा इतिहास में इसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। दक्षिण आंध्र प्रदेश में रेनीगुंटा जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश में है। और फिर आगे देखते हैं कि ये आप देख सकते हैं शिकार का क्षेत्र जो लखजुआर जगह से मिला। ये लखजुआर कहाँ था, तो लखजुआर ये मध्य प्रदेश में था। और ये किसके नज़दीक है, तो ये भीमबेटका के नज़दीक है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और
नितिन सिंघानिया की किताब है, कल्चर से संबंधित किताब है, तो डिटेल में अध्ययन करने के लिए आप उसकी किताबों को पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, और परंतु नेट के लिए ये किताबें हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं किताबों से सवाल पूछे जाते हैं। और जब मैं प्रीवियस ईयर सवाल बनाऊंगा तो मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि पिछले सालों में जितने भी सवाल पूछे गए वो इन्हीं किताबों से पूछे गए। तो सराय, नाहर, महदहा और दमदमा की चर्चा हम लोगों ने पहले भी की है। ये मध्यपाषाण कालीन संबंधित जगहों से संबंधित थे, और यहाँ पे निवास स्थल बने हुए थे, और कर्मकांडों का यहाँ पे बोध होता है। जाहिर सी बात है कि इंसान जब धीरे धीरे परिपक्व होता जाएगा तो उसे कर्म की समझ आ जाएगी कि कर्म करने से क्या प्रभाव होता है, और कहीं कहीं पर वो संकीर्ण हो जाएगा कि यही कर्म से यही चीज़ होती है, चाहे ये चीज़ों की प्राप्ति करनी हो अथवा चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैमूर जिला, कैमूर पहाड़ियों से जो 1867 से 68 ईस्वी में यहाँ पर खोज किया गया, तो वो कौन सा जगह है जो कैमूर में स्थित है, तो सुहागी घाट, जो मिर्ज़ापुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से भी पाषाणकालीन संबंधित औजारों की प्राप्ति हुई है। और इसकी खोज जो है BS वाकंकर भोपाल ने इटारसी के नज़दीक की थी, तो उन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे कि भीमबेटका की खोज किस विद्वान के द्वारा की गई थी, तो VS वाकंकर के द्वारा भोपाल में इसकी भोपाल से जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने ये खोज की थी, BS वाकंकर। आगे देखते हैं कि भीमबेटका के शैल चित्रों में लिंग के आधार पर कुछ श्रम विभाजन प्रतिबिंबित होता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के इतिहास में चाहे वो पूरा पाषाण वो भारत का सबसे प्राचीनतम समाज जो आदि मानवों के द्वारा स्थापित की गई थी, तो वो पूर्णतः शिकार पर आधारित थी। और शिकार यानी कि वो किन औजारों का इस्तेमाल करते हैं, और उसी के आधार पर वो औजारों का जब विकास होना प्रारंभ हो गया, पहले पत्थर था, तब ताम्र आया, और उसके बाद लोहा आया। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि भारत में प्रथम अर्बन रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हो गया, और उसके बाद अन्य तरह की धातुओं की प्राप्ति हो गई। तो भारत में जो श्रम का, जो समाज का जो निर्माण होता है, जो विकास होता है, जब धन इकट्ठा होने लगते हैं तो अपने आप श्रम का विभाजन होना स्वाभाविक हो जाता है। और जो सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है तो आर्थिक शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है, चाहे वो समाज आदि मानवों की ही क्यों ना हो। तो देख सकते हैं इसे कि किस प्रकार से एक पिक्चर बनी हुई है, एक आखेटक करता हुआ एक व्यक्ति का झोला है, उसमें बहुत तरह के जानवरों को मार के वो उठा के लेके जा रहा है, जो कहाँ से प्राप्त हुए, तो जौरा से, जौरा। और आगे है कि उड़ीसा के सुंदरगढ़ और संबलपुर जिलों से भी 55 शैल चित्रों की प्राप्ति। आप देख सकते हैं कि आखेटक करता एक जोड़ा है, भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। लेखामोरा नामक स्थल से भी इसका जो है पाषाणकालीन संबंधित औजार की प्राप्ति हुई। तो ये सारे काल किससे संबंधित है, तो मध्य पाषाणकालीन संबंधित है। और केरल से भी शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। तो ये चीज़ याद रखना आवश्यक है कि मध्य पाषाणकालीन, आप गौर कीजिएगा कि मध्य पाषाणकालीन संबंधित जब विकास हो रहा था तो मानवों के द्वारा न सिर्फ शिकार किया गया, बल्कि उस शिकार करने में जो उन्हें आनंद की प्राप्ति होती थी, जो उन्हें रोमांच महसूस होता था, वो उन पत्थरों के ऊपर वो उकेर के बना के वो अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, जिसे पेट्रोग्लिफ भी कहा गया, पत्थरों के ऊपर चित्रकला बनाने की कला। तो ये याद रखने की आवश्यकता है। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, तो सर्वप्रथम बार भीमबेटका से हुआ, और BS वाकंकर ने इसकी खोज की थी। कब खोज की थी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु उन्होंने खोज की। और देख सकते हैं केरल का सबसे पुराना स्थल जहाँ से चित्रों की प्राप्ति हुई है, तो एजहुथु गुहा और इड्डी, ये नाम याद रखिएगा। अमृतकला जोरा, ये मध्य प्रदेश वाला पेंटिंग है। आगे है, और देख सकते हैं कि नवपाषाण कालीन संबंधित और ताम्रपाषाण कालीन गांवों का उदय कब हुआ, तो 7000 से 2000 शताब्दी ईसा पूर्व तक ये काल दिया गया है नवपाषाण काल का। तो देखते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान से जो है ये माना जाता है कि सभ्यता का प्रारंभ हुआ था, और उसी बलूचिस्तान को अन्न भंडार भी कहा जाता है। और ये सवाल बहुत बार पूछा भी गया है कि किस जगह से पूरा पाषाणकालीन संबंधित सभ्यता का उद्भव स्टार्ट हुआ, और जो कि भारत में नवपाषाणकालीन संबंधित
जो है वो कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है, तो मेहरगढ़ है। वो कहाँ पे है, तो आज के आधुनिक बलूचिस्तान जगह पे वो मिलता है। ये सवाल पूछा भी गया है नेट में बहुत बार, यह महत्वपूर्ण भी है। मेहरगढ़ का नाम आप देख सकते हैं कि मेहरगढ़ से की विधिवत खुदाई कब स्टार्ट हुई, 1974 में। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है परंतु नाम महत्वपूर्ण है कि नवपाषाण कालीन संबंधित जब संस्कृति का उदय हुआ तो उसका स्थल और वो जगह कौन सा था, तो वो था मेहरगढ़। और उसका खोज कहाँ से हुआ, तो 1974 से हुआ। जॉर्डन के जरीको, और ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है कि वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम बार नवपाषाणकालीन संस्कृति का उद्भव कहाँ से प्रारंभ होता है, तो वो है जॉर्डन के जरीको, और आइन गजल ईरान के टीप गुरान, और अलीकोस तुर्की के सताल हुयुग, और उत्तरी सीरिया में कयोनू आरंभिक नवपाषाणकालीन गांवों के रूप में चिन्हित किए गए। तो ये नाम याद रखना आवश्यक है कि जॉर्डन के जरीको, जे से जॉर्डन, जे से जरीको, जे, और आइन गजल ईरान के टीप गुरान और अलीकोस। आइन गजल ईरान के टीप गुरान और अलीकोस तुर्की में सताल हुयुग, और उत्तर सीरिया में कयोनू। ये महत्वपूर्ण है, नवपाषाणकालीन संबंधित जगह है ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी रूप में इसे आप याद करिए, आप चीज़ों को अपने ये जो है आप इसे कोड के रूप में याद रखें, या फिर आप अपने लाइफ से जोड़ के इसको याद रखें, जिस रूप में भी याद रखें। तो मैं प्रयास करूँगा कि जो याद करने का तरीका है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ। फिर देखते हैं आप यहाँ पे कि एक मैप बना हुआ है, मैप में किस प्रकार से जो है वो भारत में भारत के बाहर ये जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान का एरिया है, वो फ्रंटियर क्षेत्र जो है पाकिस्तान का, मेहरगढ़, वहाँ से नवपाषाण कालीन संबंधी संस्कृति का उदय हुआ, और वही संस्कृति धीरे धीरे आके भारत की ओर बढ़ी। तो वो कहाँ पे भारत में बढ़ी और कहाँ पे थी वो, तो लहुरा देव और कोल्डिहुआ में। और स्पिरिट गुफा ये कहाँ पे है, तो ये आज के आधुनिक थाईलैंड में है। और इधर आप देख सकते हैं कि चाइना का ऊपर में बना हुआ है, बागपोसुन के आसपास। और इधर आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि टेहुआ काका पे और गोइला नाकविटीज गुफा, ये भी महत्वपूर्ण है। परंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऊपर में हम लोगों ने देखा था कि वो जो 4 स्थल थे, इस नाम को याद रखना बहुत ही आवश्यक है कि जॉर्डन और जरीको, और आइन गजल ईरान के टीप कुरान, और अलीकोस तुर्की में सताल हुयुग, और सीरिया में कयोनू। तो चीज़ों को आप 3 बार 4 बार पढ़िएगा, तो अगर आप शांतचित्त होकर जब आप पढ़िएगा तो आप गौर कीजिएगा कि आप चीज़ों को याद करके बोल नहीं पा रहे हैं, परंतु जब वो ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके सामने आएगा, तो जब आप उस शब्द का उच्चारण कीजिएगा तो आप जरूर टिक मार्क कर दीजिएगा। आपको लगेगा कि मैंने इस शब्द का उच्चारण पहले कभी किया ही नहीं है। तो वो तभी संभव है जब वो आप शांतचित्त होकर आप वो चीज़ों को आप याद कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो याद करते हैं, चीज़ों को रिपीट करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी में फिट हो जाता है। हमें भी ये समझ नहीं आती है कि किस प्रकार से हमारा सबकॉन्शियस माइंड कार्य कर रहा है। जब आप लोग पढ़िएगा, योगा का थ्योरी पढ़िएगा, तो आप लोग जान पाइएगा कि मनुष्य का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कितना पावरफुल है, और सारी चीज़ें वहीं से कोऑर्डिनेट होती है। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी एक माइंड है, सुपर कॉन्शियस माइंड। तो धीरे धीरे आप ये विश्वास करना स्टार्ट कर दीजिएगा कि चीज़ों को बार बार पढ़ने का बहुत लाभ है। सिर्फ ये नहीं कि इतिहास जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको माथापच्ची करना पड़ रहा है, बल्कि आप ओवरऑल देखिएगा कि आप चीज़ों को बार बार जब आप रिपीट कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी बोरिंग क्यों ना लगे, तो आप एक अपने आप में कमांड महसूस कीजिएगा, काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो जाइएगा, जिससे न सिर्फ इतिहास को बल्कि अन्य किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से समझने और याद करने की क्षमता आप लोग विकसित कर लेंगे। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि ये इतनी बड़ी किताबों को न सिर्फ डीप और डिटेल में डिस्कशन किया जाए, बल्कि ये भी समझा जाए कि कौन सा फैक्ट महत्वपूर्ण है और उसको याद करने का क्या तरीका है। तो हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, और चीज़ों को जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी दफ़ा पढ़ेंगे, उतना बार वो ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। और चीज़ों को बोलना अलग है, एक माइंड 2 तरीके से ब्रेन याद करता है, एक छोटे मेमोरी के रूप में और एक वर्ड मेमोरी के रूप में। जो आप बोल बोल के याद करते हैं वो वर्ड है, और जो आप देख के याद करते हैं, आप उस शब्द के ऊपर आप हर दिन, हर हफ्ता, या फिर जो भी आपको समय मिलता है, एक पलट के आप देखते हैं, तो आपकी नज़रों में वो शब्द बना रहता है। तो माइंड एक फोटो मेमोरी के रूप में याद करता है। तो फोटो मेमोरी जो होता है वो काफ़ी फार मोर एडवांस होता है वर्ड मेमोरी की तुलना में, जो चीज़ों को याद करते हैं। कार्य तो दोनों एक साथ करता है, लेकिन फोटो मेमोरी काफ़ी एडवांस है। इसके लिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं। तो खैर
मेरा यही कहना है कि आप रिवाइज करने से ना डरें और ये ना सोचें कि चीज़ों को इतनी ज़्यादा किताबें हैं और उसको मैं किस प्रकार से याद करूँगा। ओवरऑल मैं कहूँ नेट के लिए तो 10 से 12 किताबें इतिहास के लिए हैं, चाहे वो किसी भी पीसीएस हो या फिर अन्य कोई भी किताब हो, वो डील करने के लिए काफ़ी है। और पूरे किताब को पढ़ना और पूरे किताब के ऊपर के कुछ फैक्ट को समझ के उसके ऊपर मास्टरी हासिल करना ये अलग चीज़ है। तो पढ़ना आसान है, परंतु कौन सा फैक्ट महत्वपूर्ण है जिसको याद करके बाकी और सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, ये चीज़ों को का कॉन्फिडेंस होना आवश्यक है, जो धीरे धीरे होगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कृषि और पशुपालन में रुचि दिखाना स्टार्ट हुआ और वी गार्डन चाइल्ड ने 1952 में इसे खोजने का प्रयास किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वी गार्डन चाइल्ड किस विद्वान किससे संबंधित है, तो नवपाषाण कालीन से संबंधित है। और कृषि और पशुपालन में रुचि आप कह सकते हैं एक सतत विकास था जो पूरा पाषाण काल में जिस प्रकार से जो है जानवरों को पालने का तरीका पालने की संस्कृति प्रारंभ हुई थी, वो नवपाषाण काल में जाके स्वतः अपने आप ही विकसित होना ही था। तो जहाँ पे मनुष्यों को एक जगह, जानवरों को जब एक जगह रखा जाने लगा तो मानवों में जो है कृषि के प्रति अपने आसपास की मिट्टी को जानने की प्रवृत्ति जगी। और उससे ये हुई कि जो अन्य उसने यह देखा कि फल पेड़ पौधे कुछ प्राकृतिक चीज़ें प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं, तो उसने गौर किया और चीज़ों को समझा। और उसने पेड़ जो जंगली जो बीज थे उसका प्रयोग उसने अपने आसपास की ज़मीन में उसको बोने का कार्य किया, सींचने का कार्य किया इत्यादि। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि सींचने का कार्य हालांकि बाद में विकसित हुआ, परंतु आप कह सकते हैं कि प्रकृति को देख के उन्होंने सीखा। और जब विलासितापूर्ण जीवन का प्रारंभ हुआ, क्योंकि जब धन का एकत्रीकरण प्रारंभ हो जाता है तो विलासिता का भाव स्वतः ही अपने आप में आ जाता है। तो कृषि और जानवरों को रखने का पालने का ये जो सांस्कृतिक प्रक्रिया था, ये पहले ही स्टार्ट हो चुका था, परंतु इसका विकास सबसे ज़्यादा कब हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। और ये इसलिए मैं ये इन चीज़ों को दोहरा रहा हूँ कि आप देखिएगा कि जो जितने भी विश्व में स्थल की प्राप्ति हुई है, तो आप अब देखिएगा कि मृद भांडों की आपको का अध्ययन करने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से जो अन्न का उत्पादन होने लगा तो उसे रखने के लिए बर्तनों की आवश्यकता होने लगी। मछली मारने जाने लगा तो मछली संबंधित कांटे तीर भाला इत्यादि की प्राप्ति हुई। चूँकि मनुष्य बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया था तो उसे शिकार करना उसके लिए और आसान हो गया और उसने नई नई चीज़ें ईजाद की। हथियार के अलग अलग तरह के हथियार भी बनाए जो काफ़ी ज़्यादा सक्षम और उपयोगी थे। कृषि और पशुपालन संबंधित जितने भी जगह हैं वो सभी कृषि और नवपाषाण कालीन संस्कृति संबंधित जगह हैं, वो सब जगह से कहीं ना कहीं कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई होगी और उसी से संबंधित वस्तुओं की प्राप्ति होगी। और चाइल्ड के सिद्धांतों को किसने चुनौती दी, तो रॉबर्ट जे ब्रिडवुड ने। और ये उन्होंने क्या कहा कि पर्यावरणीय परिवर्तन को कृषि के उद्भव का आधार नहीं माना जा सकता है। तो सिर्फ आप एक सिद्धांत से आप दूसरे सिद्धांतों को याद रख सकते हैं कि रॉबर्ट चाइल्ड के सिद्धांत को किसने चुनौती दी, तो रॉबर्ट जे ब्रूड ने। उन्होंने क्या कहा कि पर्यावरण के परिवर्तन की वजह से कृषि का उद्भव नहीं हुआ, बल्कि मानव के द्वारा देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, चीज़ों को समझा गया, उसके बाद उसका उपयोग किया गया। और बिनफोर्ड ने ब्रेडवुड का सिद्धांत को फिर खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि पुरातत्व विज्ञान की दृष्टि से उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ब्रेडवुड ने सिद्धांत दिया कि जंतुओं और वनस्पतियों को सबसे पहले जो मानवीय नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया और उसी से विकास हुआ। परंतु बिनफोर्ड ने इसका जो है उसको जो है नकार दिया और क्या कहा कि पर्यावरण परिवर्तन के दबाव की वजह से और जनसंख्या में वृद्धि होने की वजह से ही जो है ये कृषि में परिवर्तन प्रारंभ हुआ। और केंट फ्लैनेरी ने कहा कि जो है ये ऊपर के सारे सिद्धांतों को खारिज करते हुए ये कहा कि आखेट और संक्रहण यानी कि कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे से जब संबंधित हुए तो कृषि का विकास होता ही होने प्रारंभ हो गया। तो यही 3 और 4 नाम महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो है ये महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। और मेहरगढ़, ये इसका अध्ययन हम लोगों ने पहले भी किया है कि मेहरगढ़ किस लिए जाना जाता है, तो नवपाषाण काल से संबंधित है। और आगे देखते हैं कि नवपाषाण कालीन हस्तक कुठार जो है, सेल्ट जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो जो है आपके ये मेहरगढ़ से संबंधित है।
और मेहरगढ़ से संबंधित आप देखेंगे कि पत्थर और अन्य सभी वस्तुएं की प्राप्ति हुई जो महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। लाजवर्द की प्राप्ति कहाँ से होती थी, तो ये जानना जरूरी है कि लाजवर्द जिसे अंग्रेजी में लैपिस लजुली भी कहते हैं, जो अर्ध कीमती पत्थर थे, वो कहाँ से प्राप्त होते थे, तो वो अफगानिस्तान से प्राप्त होते थे। फिरोजा और पूर्वी ईरान और मध्य एशिया से भी वो प्राप्त होते थे। समुद्री सीखों का यह प्राप्ति इसके आसपास जो बताता है कि ये मकरान तट से संबंधित है। और कब्र भी यहाँ पे मिले हैं। कब्र कहाँ पे मिले हैं, तो कब्र मेहरगढ़ में मिले हैं। जाहिर सी बात है, जब कृषि और पशुपालन प्रारंभ हो गया तो जो है कब्र का मिलना भी प्रारंभ हो गया नवपाषाण काल से संबंधित। तो कब्रों का मिलना तो मध्य पुरापाषाण काल में ही हो गया था और भारत के नर्मदा क्षेत्र से इसकी प्राप्ति हो गई थी। तो वो दूसरी किताब में हम लोग देखेंगे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कब्रों का विकास सबसे ज़्यादा कब्रों का जो उद्भव मध्य पुरापाषाण काल में हुआ, उसका विकास नवपाषाण काल में हुआ था और मेहरगढ़ इसका प्रमाण है। और आगे देखते हैं कि किस प्रकार से ये देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक कंकाल का फोटो बना हुआ है। और आगे देखते हैं कि J.R. लुकाच ने इसका अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था, तो मेहरगढ़ से मिलने वाले वस्तुओं का अध्ययन किया था। तो देख सकते हैं मेहरगढ़ से संबंधित जो वस्तुएं मिली हैं उसी का राइटर इतिहास ये उपिंदर सिंह ने इनका काफ़ी अच्छा से डिटेल में डिस्कशन किया उन्होंने। और आगे देखते हैं कि किले गुल मोहम्मद क्वेटा शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर हन्ना नदी के किनारे बसा हुआ है। और फिर आगे देखते हैं कि फैज मोहम्मद जो है वो किससे संबंधित है, तो धूसर भाट से संबंधित है, मृद भाट से भी संबंधित है। जो फैज मोहम्मद किससे संबंधित है, तो नवपाषाण काल से संबंधित है। और किस लिए जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे नवपाषाण काल से संबंधित मृद भाट मिली है, यानी कि मिट्टी से बनी हुई सुराही। और देख सकते हैं कि मुंडी गाक और अरघन दाब नदी के किनारे भी जो दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान के आसपास पड़ता है, वहाँ से जेम कसाल ने 1950-60 के आसपास यहाँ खोज किया था। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है डेट, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि मुंडी गाक कहाँ पे है, तो आज के आधुनिक अफगानिस्तान में। किस लिए जाना जाता है, कि वो जाना जाता है अपने नवपाषाण काल से संबंधित चीज़ों के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो बेर, पालतू मवेशी, भेड़, बकरी इत्यादि। तो ये नाम महत्वपूर्ण नहीं है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जब एक बार आप एक संस्कृति से संबंधित एक चीज़ों को याद कर लेते हैं तो संस्कृति की क्या खूबी थी वो आपको अपने आप समझ में आ जाती है। क्योंकि नवपाषाण काल का मतलब ही है कि जो पाषाण काल से संबंधित जितने भी विकास हुए उसका चरम यहाँ पे हो गया, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो आखेटक हो, चाहे वो कृषि के रूप में विकास हो। तो ये पेरियानो गुंडई कहाँ पे है, तो वो भी मेहरगढ़ से संबंधित है। और फिर आगे देखते हैं कि लोरलाई घाटी जो राणा गुंडई की खुदाई जो की गई थी, तो ब्रिगेडियर रॉस ने की थी। तो ये महत्वपूर्ण है कि ब्रिगेडियर रॉस ने किसकी खुदाई की थी, तो लोरलाई घाटी की। और वहाँ से फेयर सर्विस ने भी इसकी जांच पड़ताल की है, तो फेयर सर्विस भी अच्छे बड़े विद्वान थे। और गोमल नदी सिंधु घाटी की सहायक नदी है। यहाँ से भी सवाल उठते हैं कि गोमल नदी कहाँ पे स्थित है, तो सवाल भी पूछे गए हैं नेट में कि गोमल नदी कहाँ पे स्थित है। तो ये सहायक नदी है, ये आज की आधुनिक अफगानिस्तान में पड़ता है। और यहाँ से गुमला और रहमान ढेरी नामक जगह यहीं पे बसे हुए हैं, गोमल नदी के किनारे ही। और यहीं से नवपाषाण कालीन संबंधित औजारों की प्राप्ति हुई है। गुमला और रहमान ढेरी यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और ये आप देख सकते हैं कि मैप बना हुआ है। इस मैप में दिया गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग क्षेत्र में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और उसके बाहरी जगह पे जो आज के आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हेरात, कंधार, मुंडी गाक, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुंडी गाक जो कि आज के आधुनिक अफगानिस्तान में है, गुमला, लेवान, पेशावर, घालीघई, अलीग्राम, काबुल, किले गुल मोहम्मद, सियादब, मेहरगढ़, अंजीरा, कराची, राना गुंडई इत्यादि, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहिएगा कि ये भारत में जालिलपुर, लाहौर, दिल्ली, यमुना, बुर्जहोम इत्यादि, बुर्जहोम का नाम तो सभी लोगों ने सुना है। तो मेरा ये कहना है कि किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में मिलने वाली जो चीज़ें हैं उसको आप देख सकते हैं कि लेवान है, लेवान वो हमेशा वो लोग लेते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं चीन वालों से। गुमला गुम हो गया, वहाँ पे जो भी जाता है गुम ही हो जाता है एक तरह से। राना गुंडई, वो लोग गुंडई पे उतारू रहते हैं हमेशा, तो इसे आप याद रख सकते हैं। किले गुल मोहम्मद, वो हमेशा हम लोग गुल ही खिलाते रहते हैं। जो
तो अभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से आतंकवादियों का वर्चस्व रहा है उस क्षेत्र में। अंजीरा और मेहरगढ़ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेहरगढ़ का देख सकते हैं, मेहर से आप याद रख सकते हैं मेहर। अंजीरा फल से आप याद रख सकते हैं अंजीरा। और भारत में बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में है। सरायखोला ये भी महत्वपूर्ण है। जालिलपुर इत्यादि। तो फिर आगे देखते हैं नीचे की तरफ कि अवशेषी में ही निहाई बुथी, आदम बुथी, निदोवारी एडित शहर से प्राप्त हुए। ये सारे जगह इंपॉर्टेंट है, किस लिए? जो नवपाषाण कालीन संबंधित वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मृदभाट जो बने हुए कितना ज़्यादा विकसित है, कितना ज़्यादा कला कौशल में विकास हुआ। और वो किसके द्वारा हुआ था? तो आदि मानवों के द्वारा ऐसा चित्र बनाया जाता था। सोच सकते हैं कि उन लोगों की दिमाग की कैपेसिटी कैसी थी। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग होमो इरेक्टस थे और उनकी जो दिमाग की क्षमता थी वो लगभग 700 सीसी थी, 700 से 900 के आसपास। और हम लोग कितनी है? तो आधुनिक मानवों की है जो होमो सैपियंस में आते हैं उनकी 1400 सीसी से लेकर 1500 सीसी के आसपास है। तो बहावलपुर के चोलिस्तान मरुभूमि में घग्गर हाकरा नदी के किनारे भी ग्रामीण बस्तियां हैं, वहाँ से भी इतिहास संबंधित बहुत सारे वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। और एम.आर. मुगल 1907 में उन्होंने खोज किया था। और तो किसने खोज किया था? पाकिस्तान से संबंधित वस्तुओं की जो नवपाषाण कालीन संबंधी जो जगह है उसका किसने खोज किया था? तो एम.आर. मुगल। और उन्होंने घग्गर हाकरा नदी का खोज किया था। और आगे देखते हैं कि हरियाणा के हिसार जिले में कुनाल गांव के आसपास से मृदभाड़ों की प्राप्ति हुई है। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले से भी प्राप्ति हुई है। तो हरियाणा का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ से। और विंध्य श्रृंखला एवं क्षेत्र से क्या क्या प्राप्त हुई है? तो निंदोवारी से प्राप्त हुई है कुल्ली, मृदभाट, कसाल इत्यादि। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अवश्य लाभ मिला होगा। अगर आपको कोई कमी बुझाई होगी, कमी लगी होगी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपको अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि मैंने जो आज तक सीखा है वो आपको उसी रूप में प्रस्तुत कर सकूँ, बिना किसी लाग लपेटे के और बिना किसी तरह के आपको झांसे में रखते हुए। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने यही दोस्तों आज की ये तो दोस्तों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया हो तो कृपया ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपनी राय बताइएगा कि मैं और किस तरह से इसे बेटर बना सकता हूँ। वीडियो के कंटेंट और टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं अभी कार्य कर रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। और मैं प्रयास करूँगा कि बहुत जल्दी इसमें सुधार लाऊँ ताकि आप लोगों को लाभ मिले। और यूजीसी नेट के द्वारा बहुत जल्दी आंसर की जारी किए जाएंगे और रिस्पॉन्स की भी जारी किए जाएंगे। तो मैं आप लोगों के साथ सवाल भी शेयर करूँगा क्वेश्चन पेपर के साथ। और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे ख्याल से 2010 के बाद से लेकर अभी तक वो सारे के सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको ऑफिशियल आंसर के साथ मैं उपलब्ध कराऊंगा। और जो डिबेटेबल क्वेश्चन होते हैं जो यूजीसी खारिज कर देती है, हटा देती है, तो वो वहाँ से कैसे बचा जा सकता है उस डिबेटेबल क्वेश्चन को बनाने से, ताकि अच्छा मार्क्स आए। और जो यूजीसी का जो पेपर 1 का जो सिलेबस है वो उसको आप देखिएगा तो उसमें अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज़्यादा जोर रहता है कि आप वो जो लोग सिलेबस देते हैं उससे कहीं ज़्यादा डीप से वो लोग सवाल पूछते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं फिर मिलता हूँ अपने नए वीडियो में पेपर 1 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का स्टडी अच्छे से चल रहा होगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।